बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम उमैर यासिर है। आज हमारे साथ मुअज़्ज़म भट्ट साहब मौजूद नहीं हैं। हम एक नए अंदाज़ में आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आज हमारा मौजू अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है। हम इस मौजू पे बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से खान साहब की रिहाई की जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं वो किस हद तक बारावर साबित होंगी। हम इस मौजू पे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट की में जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब मज़ीद कानून साजी भी की गई है, कुछ कवानीन में तरामीम की गई हैं, एक आइनी बेंच भी तश्कील दिया जा चुका है, जुडिशल कमीशन के इजलास ने उसकी मंजूरी दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का बहरान क्या बढ़ने जा रहा है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो हमारा पहला मौजू अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं। हमने देखा कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन उम्मीदवार थे, उन्होंने वाज़ेह बरतरी हासिल की है डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस पर। एक सख्त मुकाबला था और ये हम जानते हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात पर दुनिया भर की नज़रें होती हैं, दुनिया भर में उसकी कवरेज की जाती है और एक बहुत बड़ा इंतखाबी अमल होता है जिस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं। ये एक ऐसा पहलू है कि जिसकी तरफ आम तौर पे तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे पाकिस्तान में जब सियासतदान इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, एक इंतखाबी अमल होता है, तो ये इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए जाते हैं कि इन्होंने पैसे खर्च किए, उन्होंने ज़ाब्ते अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी की और एक करोड़ों रुपए उस इलेक्शन के अमल पे ख़र्च किए। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि अमेरिका जो एक बड़ी जमहूरियत समझा जाता है, वहाँ पर भी वहाँ का जो सदारती इंतखाब होता है हर 4 साल बाद, ये दुनिया का महंगा तरीन इलेक्शन तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने जो बुनियादी तौर पे जो उम्मीदवार हैं वो उनके सपोर्टर्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मकदार में उनकी फ़ंडिंग करते हैं और करोड़ों डॉलर इस पे ख़र्च होते हैं। तो हमने देखा कि आज जो एक इंतखाबी अमल था वहाँ पे मुकम्मल हुआ और डोनाल्ड ट्रंप एक वाज़ेह बर्तरी के साथ एक मरतबा फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जंगों के मुखालिफ समझे जाते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है कि वो किसी भी मुल्क में जो किसी भी मुल्क के साथ जंगी सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने ये इससे आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि जब वो सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे तो दुनिया भर में होने वाली जंगों को रुकवाने में वो अपना अहम किरदार अदा करेंगे। आम तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस बात पे ज़्यादा मशहूर हैं कि उनकी जो तवज्जो है वो अमेरिका के अंदरूनी मामलात पर ज़्यादा रहती है। उन्होंने जो गैर कानूनी तारकीन वतन पर एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि चूँकि अमेरिका में जो गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो उन्होंने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करेंगे, यानी कि अपने मुल्क से निकालेंगे और ये तारीख़ का सबसे बड़ा डिपोर्ट करने का अमल होगा। ये ऐलान भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके साथ साथ अंदरूनी तौर पे जो अमेरिका को चैलेंजेस दरपेश हैं उसकी जानिब उन्होंने भरपूर तवज्जो दे रखी है। अपनी इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार जिक्र करते रहे कि अमेरिका को अंदरूनी तौर पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो मुआशी चैलेंजेस हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का अमल है और इसके साथ साथ दीगर जो उनके अंदरूनी मामलात हैं, उनकी तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो होगी। तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बना रखा था पिछले चंद माह से कि जो ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में कामयाब होंगे और ख़ान साहब की रिहाई उससे अगले दिन हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपने कारकुनों को ये पैगाम देते रहे कि ख़ान साहब की रिहाई का अमल जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इमरान ख़ान के दोस्त हैं और ज़ाती दोस्ती की बिना पर वो सदर मुंतखब होते ही सबसे पहला काम यही करेंगे कि वो ख़ान साहब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और वो कहेंगे कि मेरा दोस्त कहाँ है, और जब उन्हें बताया जाएगा कि वो तो कैद में है, और फिर वो फौरी तौर पे फ़ोन उठा के
پاکستان کے حکام سے رابطہ کریں گے اور خان صاحب کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ یہ بنیادی طور پہ ایک اپنے کارکنوں کو ایک تسلی دینے کا ایک عمل تھا جو تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے پھیلایا گیا، اور ان کے اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ترجیحات ہیں اس میں خان صاحب کی رہائی دور دور تک کہیں بھی شامل نہیں ہے۔ اس کی ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دیں۔ دیکھیں 2011 میں، یعنی کہ 2 مئی 2011 میں امریکہ نے ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کیا اور دنیا کے سب سے مطلوب ترین شخصیت اسامہ بن لادن کو انہوں نے یہاں پہ آ کے قتل کیا، پھر ان کی لاش اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک بڑا آپریشن تھا جس کو براہ راست امریکی صدر باراک اوباما جو اس وقت کے صدر تھے وہ براہ راست اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ڈاکٹر شکیل، جن کا تعلق پاکستان سے تھا، اس وقت انہوں نے ان کی نشاندہی کی تھی ایک پولیو مہم کے دوران، اور یہ پولیو مہم ایک منصوبے کے تحت چلائی گئی، اور انہوں نے یہ نشاندہی کی تھی امریکی حکام کو کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد پاکستانی حکام نے تحقیقات کی اور ڈاکٹر شکیل کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹر شکیل آج تک، یعنی کہ اس واقعے کو تقریباً 13 یا 14 سال گزر چکے ہیں، ڈاکٹر شکیل پاکستان کی قید میں ہیں۔ امریکہ کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، لیکن امریکہ آج تک ڈاکٹر شکیل کو رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں امریکہ کی جانب سے پاکستان پر ایک مسلسل دباؤ پڑتا رہا۔ امریکہ کی مختلف حکومتیں آئیں۔ باراک اوباما کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے، اس کے بعد جو بائیڈن صدر بنے، اور اب دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے ہیں۔ تو پاکستان پہ بے پناہ دباؤ رہا۔ پاکستان میں بھی حکومتیں چینج ہوتی رہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی، پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور پھر اب دوبارہ نون لیگ کی حکومت ہے۔ تو یہ مختلف حکومتیں اس دوران میں آئیں اور گئیں، لیکن امریکہ ڈاکٹر شکیل کو رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک بڑی مثال ہے کہ تو جب ڈاکٹر شکیل کو رہا کرانے میں امریکہ کامیاب نہیں ہوا تو خان صاحب کو کیسے رہائی میں وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اپنے کارکنوں کو یہ مطمئن کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو اندرونی لڑائیاں ہیں وہ بھی عروج پر ہیں۔ ایک ان کی جو قیادت ہے وہ ایک تحریک پر بھی متفق نہیں ہو سکی کہ اس تحریک کو کس طریقے سے چلایا جائے، کس طرح لوگوں کو گھروں سے نکالا جائے، اور جیسا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ 3 سے 4 لاکھ لوگ نکل آئیں تو پھر خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ رہائی کی تحریک جو ہے وہ چلانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ لوگ تو ایک طرف آپ رکھ دیں، 30 سے 40 ہزار لوگوں کا نکالنا بھی اس وقت تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات اس حد تک ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی تو جاری ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا عمل کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہاں پر بھی اس وقت اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند روز پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے رکن قومی اسمبلی، اپنے ہی رکن قومی اسمبلی عاطف خان کو اینٹی کرپشن کی جانب سے ایک نوٹس جاری کروا دیا، تو جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اختلافات کس حد تک زیادہ ہیں۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم ایک اوورآل تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ کا عمران خان کے لیے دلچسپی لینا بہت مشکل ہے، دلی ہنوز دور است۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی جانب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں۔ حکومت نے اپنی جو ایک جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو آئینی بینچ بنایا تھا اس میں حکومت نے اپنی اکثریت ثابت کی، اور
जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया और उसके साथ दीगर 6 मेंबरान भी उन्होंने मुंतखब कर लिए। और उसके साथ साथ हुकूमत ने आर्मी एक्ट में भी तरमीम की, जिसके बाद आर्मी चीफ़ को एक जो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत वो 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, जिसमें मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब भी अब जिनकी मुलाजमत का दौरानिया 2025 में ख़त्म होना था, अब वो नवंबर 2027 में ख़त्म होगा, यानी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई है, जिसमें मज़ीद एक्सटेंशन भी उस वक्त के हालात के मुताबिक हो सकती है। ये भी इस कानून में मौजूद है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान, एक तो सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के बाद जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने भी इस जुडिशल कमीशन के इजलास में हिस्सा लिया और उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि आइनी बेंच को फ़िलहाल ना बनाया जाए, बल्कि फ़ुल कोर्ट जो है वो आइनी बेंच का काम करे। और खुसूसी तौर पे जब उन्होंने अपना इजलास बुला के 31 अक्टूबर को उन्होंने 2 मेंबरान, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 3 अरकान होते हैं बशमूल चीफ़ जस्टिस, लेकिन जब चीफ़ जस्टिस ने इजलास नहीं बुलाया तो उन 2 अरकान ने इजलास बुलाकर 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जितनी भी दरख्वास्तें थीं वो 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, लेकिन चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनको काज लिस्ट में नहीं लगाया। तो ये एक वाज़ेह तकसीम नज़र आई हमें। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में ये वाज़ेह तकसीम तो मौजूद थी ही, लेकिन हमने देखा कि जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ भी अब ये इख्तलाफ शुरू हो चुका है। ये बहरान वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने चीफ़ जस्टिस को ये ख़त भी लिखा और उनसे कहा कि आपने ये दरख्वास्तें नहीं लगाईं, लेकिन हमने इस दौरान में देखा कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो चुका और जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सरबराह बन गए। तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी को भी इन 2 जज साहिबान ने अपना ये पैगाम दे दिया है कि उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है। नज़र हमें आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में ये बहरान मज़ीद बढ़ता जाएगा और इसी तरह के इख्तलाफात मज़ीद सामने आते जाएंगे। ये किसी तौर भी हमारी अदलिया के लिए मुनासिब नहीं है। हमारे आवाम का एतमाद जो अदलिया पर है वो पहले ही डामाडोल है और अब जो मज़ीद बदएतमादी की फ़ज़ा कायम हो रही है, इससे सियासी अफरा तफरी में भी इजाफ़ा होगा और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अदलिया की महाज पर भी बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, ये थी आज की हमारी गुफ्तगू। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।